हाय गाइस, तो आज मैं फेमिलियर वाइफ का दूसरा पार्ट लेके आ गई हूँ। पहला पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट तक का देखा था, वो 6 जून 2006 में लगभग 12 साल पीछे पहुँच गया था। और जब वो आसपास देखता है तो सेम पुरानी बुक्स उसका फ्रेंड होता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी बहन भी उसी दिन की तरह उसको डांट रही होती है। अब जब वो बाहर जाता है उसी दिन की तरह एक औरत उस पर पानी फेंक देती है। और जब वो बस स्टैंड पे जाता है सेम तरह का गाना भी रेडियो पे चल रहा होता है। वो सोचता है मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर ये सच में 12 साल पीछे है तो जब मैं कॉलेज पे जाऊंगा मेरे सामने फिर से हेयर वन यानी उसकी क्रश जरूर आएगी। बिल्कुल वैसा ही होता है और हेयर वन आके उससे पूछती है कॉन्सर्ट पे चलने को। वो उसी दिन की तरह हाँ बोल के बहुत खुश हो रहा होता है कि तभी एक साइकिल आके उसे टक्कर मार देती है और वो गिर जाता है। और उसकी आंख खुलती है वही उसके पुराने घर और पुरानी वाइफ के सामने। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि आज कौन सा दिन है। तभी वो बोलती है कि आज वेडनेसडे है। वो कहता है आज वेडनेसडे है, क्या आज फ्राइडे नहीं है। दरअसल वो उस कार के थ्रू फ्राइडे को उधर गया होता है और आज अब वेडनेसडे होता है। हम ये भी देख सकते हैं कि उसके हाथ में एक स्कार अपेयर हो जाता है जो पहले उसके हाथ पे नहीं था। वो ऑफिस जाता है और अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ ड्रीम देखा हो और वो बहुत रियल लगा हो। तभी उसका दोस्त उसकी मजाक उड़ा देता है और फिर वो अपने हाथ में देखकर बोलता है ये चोट मुझे कब आई। उसका दोस्त बोलता है जब से तुमने ये ऑफिस ज्वाइन किया तब से ये चोट तुम्हारे हाथ में है, ये तुम क्या बात कर रहे हो। तभी जू यॉर्क बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि उसको बिल्कुल याद नहीं है कि उसके हाथ में ये चोट कैसे आई। उसका दोस्त बोलता है कि तुम वीडियो गेम खेलना क्यों नहीं शुरू करते दोबारा से। जू यॉर्क कहता है मुझे एक नया वीडियो गेम तो खरीदना है पर मुझे कोई बायर नहीं मिल रहा है जो मुझे अपना वीडियो गेम सेल कर दे। अब वही रोज़मर्रा की तरह वो ऑफिस पे जाते हैं और जू यॉर्क को एक मैसेज आता है कि कोई एक ब्रांड न्यू वीडियो गेम सेट बेच रहा है। अब उसे पहले से ही ये वीडियो गेम सेट चाहिए था तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो जल्दी से उस आदमी को मैसेज करके बोलता है कि हम 6 बजे मिलेंगे और तुम मुझे वो वीडियो गेम सेट दे देना। अब जल्दीबाजी में करने के चक्कर में एक औरत उसके वहाँ पे लोन के लिए आती है। अब 6 बजने वाले हैं और उसको बहुत एक्साइटमेंट है ये वीडियो गेम सेट खरीदने की और वो इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। तभी वो औरत कहती है कि मैं अपनी आईडी कार्ड लाना भूल गई। अब जैसे कि जू यॉर्क को बहुत लेट हो रही है वो कहता है कि मैं बिना आपके आईडी कार्ड के आपका लोन अकाउंट खोल देता हूँ, अब पर आप बाद में ज़रूर से आईडी कार्ड ले आना। अब वो फटाफट से ऑफिस का काम ख़त्म कर जाता है वीडियो गेम लेने और वीडियो गेम देख वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है अब फाइनली मैं रिलैक्स होके ये वीडियो गेम खेल पाऊँगा। पर वो थोड़ा डरा हुआ है कि उसकी बीवी आखिर क्या कहेगी। इधर उसकी वाइफ वू जिन भी अपने पार्लर पे काम कर रही है और कस्टमर उससे बहुत रूडली बात कर रहा है। कस्टमर बोलती है कि तुम छोटे छोटे पैसों के लिए क्या क्या करती हो, है ना, और ये काम करके क्या तुम्हारा घर चल जाता है। इस पर वू जिन को बहुत बुरा लगता है। तभी उसको कॉल आता है उसकी माँ के साइड से और जब वो वहाँ कर जाकर देखती है तो उसकी माँ की पड़ोसन उसको बहुत ज़्यादा डांट रही होती है। उसकी माँ को वो कह रही होती है कि तुमने इतना सारा कूड़ा भर रखा है, मैं रात को गिरने वाली थी, और उसे पागल औरत बोल के वहाँ से चली जाती है। वो जिन बहुत ज़्यादा दुखी होती है ये सब सुन के, पर वो ऑब्वियसली कुछ बोल नहीं पाती है। अब जब वो अंदर जाती है और उसकी माँ कहती है अपने पति से कि हनी जो चीज़ें मैंने आपको रखने को कहा था वो फ्रिज पे कहाँ रखी हुई है। ये सुन वूजिन चौंक जाती है क्योंकि उसके पापा की डेथ तो बहुत सालों पहले हो चुकी है। तभी वो पीछे मुड़ के कहती है वूजिन को, अरे तुम यहाँ पे कब आई और मैंने फ्रिज क्यों खोला। यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी माँ को भूलने की बीमारी है और जैसे कि वूजिन खुद कमाती नहीं, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं उसकी माँ को एक नर्सिंग होम भेजने के। तभी वो जाके जू यॉर्क की बहन से मिलती है और उससे पूछती है कि नर्सिंग होम का खर्चा कितना होता है। उसकी बहन बताती है कि कम से कम 1 मिलियन वॉन एक मंथ का होता है। यह सुन वूजिन बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे हैं नहीं। इधर जू यॉर्क भागा भागा अपना वीडियो गेम लेके जा रहा होता है कि वो देखता है उसके घर की लाइट खुली है। वो एक डस्टबिन के रैपर पे अपना गेम रैप कर लेता है और जाके बच्चों के सामानों के पीछे उस वीडियो गेम को छुपा देता है। रात को उसकी बीवी उससे बात करने की कोशिश करती है पर जैसे कि वो सो रहा है उसकी बीवी उसको अपने दिल की बात बिल्कुल नहीं बता सकती है। तभी जू यॉर्क कहता है हमें तुम्हारी माँ को कभी ना कभी मिलने जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया हम तुम्हारी माँ को मिलने नहीं गए। इस पर
वूजिन बहुत इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ऑलरेडी बहुत ख़राब है और वो उस पर कुछ नहीं कर सकती। वो बस ये पूछती है कि तुम्हारा प्रमोशन होने वाला था, वो कब होगा। इस पर जूयोक कहता है हाँ हाँ हो जाएगा, मैं ही नेक्स्ट हूँ प्रमोशन की लाइन पे। और जैसे ही वो वूजिन को सोता हुआ देखता है वो उठकर जाकर वीडियो गेम खेलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब जैसे कि उसने रात पे बहुत देर तक का वीडियो गेम खेला है, सुबह वो जल्दी नहीं उठ पाता और उसको ऑफिस से कॉल आता है कि इंस्पेक्शन वाले ऑफिस पे आए हैं। वो पहले तो हाँ बोल देता है पर उसे अचानक से याद आता है कि उस औरत ने अपनी आईडी कार्ड नहीं दी है और अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बस उठते ही भागा भागा जाता है उस औरत के पास और बहाने से उससे उसका आईडी कार्ड मांग लेता है। जब तक का वो आईडी कार्ड लेकर पहुंचता है ऑफिस में, सब लोग उसको देख रहे होते हैं इंस्पेक्टर के साथ। बाद में सब उसे बताते हैं कि उसकी वजह से आज बैंक कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गया था और यहाँ तक कि उनके मैनेजर को ब्रांच ऑफिस पे जाना पड़ा अपने बैंक को बचाने के लिए, कि किस तरह से उनकी बैंक की रेप्यूटेशन जूयोक की एक गलती की वजह से ख़राब हो चुकी है। अब जूयोक काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है और वो छत पे जाके कहता है आज मैं इस बिल्डिंग से नीचे कूद जाऊंगा। तभी उसका दोस्त जुनवू बोलता है ठीक है तू कूद तो जा, पर तू यहाँ से मरेगा नहीं, तुझे बस चोट आएगी और कुछ भी नहीं। इस पर जूयोक बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर कैसे मैं एक वीडियो गेम के चक्कर में इतनी बड़ी मिस्टेक कर सकता हूँ। इधर काम करते वक्त वूजिन के हाथ जूयोक का वीडियो गेम लग जाता है और जूयोक भी आकर एन मौके पे अपनी बीवी को घर पे ढूंढने लगता है। जब वो जाके देखता है तो वूजिन ने उसका वीडियो गेम पानी में डुबा दिया होता है और ख़राब कर चुकी होती है। जूयोक काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वूजिन कहती है कि इतने सारे लोन भरने हैं, बच्चों को बड़ा करना है, हम सबके इतने ज़्यादा खर्चे हैं, तुम ऐसे में इतना महंगा वीडियो गेम कैसे खरीद सकते हो। जूयोक बोलता है क्या मैंने हमारी सेविंग्स यूज़ की, क्या मैंने हमारे बच्चों की सेविंग्स यूज़ की, नहीं है ना, ये सिर्फ मेरे लिए था। क्या मैं कभी अपने बारे में सोच सकता हूँ, मैं कभी किसी के भी काम में टांग नहीं अड़ाता और तुम बार बार मेरी ज़िंदगी में टांग अड़ाती हो। मैंने सिर्फ एक वीडियो गेम लिया था ताकि मैं रिफ़्रेश्ड फील कर सकूं ऑफिस से आके। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है, पहले ऑफिस का प्रेशर और फिर घर आके तुम्हारी बातें सुनो, तुम्हारी शक्ल देखो, मैं परेशान हो चुका हूँ। तुम्हें पता है कि तुम कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग हो, मुझे तुमसे नफ़रत होने लग गई है। और ये सुन वूजिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है और उसका पति उससे बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है कि वो क्यों दुखी है। बाहर जाने पर उसको एहसास होता है कि उसने क्या बोला और वो कहता है आखिर मैंने इसको इतना सारी चीज़ें क्यों बोल दी है। अब जैसे कि जूयोक काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए जाना चाहता है, पर जब वो उन्हें कॉल करता है तो रेस्टोरेंट में भी कोई नहीं होता और सब लोग बहुत बिजी होते हैं। तभी वो उस इंसान को कॉल करता है, मिस्टर हान, जिसके माँ के फ्यूनरल में वो उस दिन गया था। वो उसे कॉल करके पूछता है कि क्या आप फ्री हो और क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ। वो उस पर हामी भरता है और वो मिस्टर हान के रूम पर चला जाता है। तभी उसकी माँ अंदर से आती है और जूयोक बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो उसकी माँ की फ्यूनरल पे गया था। उसको याद आता है कि कैसे मिस्टर हान ने कहा था कि उसकी माँ उसके लिए कुछ डिशेस ला रही थी घर से और उस समय उसका एक्सीडेंट होकर उसकी मौत हो गई। पर उसकी माँ यहाँ कैसे है और जिंदा कैसे है। वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलता पर घर जाते वक्त सोचता है कि मेरे हाथ पे अचानक से स्कार आ जाना और उसके बाद मिस्टर हान की मॉम का जिंदा होना, क्या जो भी सब मैं देख रहा था वो सपना नहीं था, असलियत थी। और वो सारी चीज़ें जब सोचता है तो उसको ये समझ आता है कि ये सारी चीज़ें असलियत थी, वो कोई सपना नहीं था, बल्कि उसने सच में ट्रैवल बैक किया था टाइम पे 12 ईयर्स अगो। अब जैसे कि वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है और वो टाइम को सच में बदलना चाहता है, वो भागा भागा जाता है उसी टोल गेट को ढूंढने के लिए। वो जब देखता है तो वहाँ पे टोल गेट नहीं होता, वो इधर उधर ढूंढता है और फाइनली उसको वो टोल गेट मिल जाता है। वो उस टोल गेट पे वही 500 वॉन का कॉइन डालता है और दोबारा से उसी रास्ते पर चल पड़ता है। अब फिर से उसका रेडियो फ्लिंच करने लगता है, उसे घबराहट होने लगती है, ब्रेक नहीं लग रहे होते हैं और वो दोबारा से पिंक होल के अंदर घुस जाता है। पर इस बार वो जब 2006 में उठता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अपनी रूममेट को देख के बहुत खुश होता है, वो अपनी बहन को देख के बहुत खुश होता है और रूम से बाहर जाने के बाद वो उस औरत को रोक लेता है जो उस पर पानी फेंकती है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि उसके ऊपर पानी डलने वाला है। अब जाके वो बस स्टॉप जाता है और फिर
कॉलेज जाके वो मन ही में काउंट करता है 1 2 3 और अब हेयरवॉन मेरे सामने आएगी। और सच में हेयरवॉन आ जाती है और वो मन ही मन कहता है कि हेयरवॉन जल्दी से मेरे से पूछो कॉन्सर्ट पे चलने के लिए, जल्दी से पूछो। और बस हेयरवॉन पूछ लेती है उसे और वो हाँ कह देता है। अब दूसरे दिन जब वो तैयार होके हेयरवॉन के साथ डेट पे जा रहा है, उसको बस स्टैंड में अपनी वाइफ दिखती है वूजिन। वो मन ही मन बोलता है कि तुम कितनी अलग लग रही हो, तुम कितनी ब्राइट और प्यारी थी और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल बदल चुकी हो, क्योंकि अब उसकी वाइफ बहुत अजीब हो चुकी है। बस पे चढ़ने के बाद अब यहीं पे वो मोमेंट होता है जहाँ पे वो वूजिन से मिलना स्टार्ट किया था। वो आदमी फिर से वूजिन को गलत तरह से टच करता है और वूजिन सबसे पूछती है कि क्या किसी ने उसे देखा मुझे टच करते हुए। इस पर पहले जू ह्योक ने आवाज़ उठाई थी, पर अब वो अपने आप को खुद को कंट्रोल करके ये कहता है कि नहीं नहीं जू ह्योक, अभी तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहीं पे तेरा फेथ और यहीं पे तेरा फ्यूचर चेंज होगा। और वो खुद को रोक लेता है और वो वूजिन की हेल्प नहीं करता, पर कोई और औरत वूजिन की हेल्प कर लेती है। और अब इस टाइम पे जू ह्योक की जगह वो औरत वूजिन के साथ जाती है। जू ह्योक दूर से ही वूजिन को देखकर कहता है, वूजिन जाओ, खुश रहना और टेक केयर। अब वहीं वो टाइम पे इस बार कॉन्सर्ट पे पहुंच जाता है। हेयरवॉन और वो दोनों साथ में कॉन्सर्ट काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद हेयरवॉन जू ह्योक को प्रपोज भी करती है, ये कहते हुए कि तुम जिस तरह से हो, सिंपल और नॉर्मल, मुझे ऐसे लड़के बहुत पसंद है। और यहाँ तक कि वो जू ह्योक को किस भी कर लेती है। ये देख जू ह्योक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो भी हेयरवॉन को किस कर लेता है। किस करते वक्त जब उसकी आंख बंद होती है और जब दोबारा उसकी आंख खुलती है, वो दोबारा से एक बेड पे, एक रूम पे उठता है और देखता है कि उसके बगल पे एक औरत सोई है। अब वो ये सोच रहा है कि ये औरत है कौन, क्या ये औरत वूजिन है, उसकी असली वाली बीवी, या फिर ये हेयरवॉन है, उसकी क्रश, या फिर ये कोई और ही औरत है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब ये औरत आखिर है कौन, इसके बारे में आपको ज़रूर नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।